Hello everyone. So we were discussing M. Lakshmikant 8th editions. Until now we have covered chapter number 18, President. Okay. And in this video we are going to cover the chapter number 19, 20 and 21 if possible. Okay. So let's begin with the chapter number of 19, that is Vice President. Vice President की अगर हम बात करें, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है इसका कंट्री में प्रेसिडेंट के बाद. ठीक है. जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस होता है ना, प्रेसिडेंस होता है, सेकेंड रैंक है इसका प्रेसिडेंट के बाद. ठीक है. प्रेसिडेंट के बाद इसी की ऑफिस आती है, आपको ध्यान रखना है. अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उन्हीं के ऑफिस से कहीं ना कहीं ये मोटिवेटेड है जो अपने यहाँ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है. इलेक्शन की बात करें तो जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ओके. अब तक हमने यहाँ तक देखा था उनके में. यहाँ पर क्या होगा, इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज होंगे ना, बेसिकली जो लोग इसके इलेक्शन में वोट करेंगे उनमें कौन कौन होगा, तो इसके लिए हम दो रिस्पेक्ट में बातें करते हैं. जैसे कि इसमें क्या होंगे कि जो दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर है पार्लियामेंट के, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे. प्रेसिडेंट के केस में ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. फॉर द वाइस प्रेसिडेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ओके. एंड द सेकेंड थिंग, इट डजंट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ये चीज़ ध्यान रखना है. अब देखो, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, इसके पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रीजन भी दिया था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है. ठीक. प्रेसिडेंट की जो पावर होती है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड होती है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट के. हमने देखा था कि स्टेट के मैटर से कैसे रिलेटेड, तो गवर्नर जो है वो किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, तो प्रेसिडेंट का भी रोल आता था. ठीक है. जो स्टेट है उसमें. ओके. कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नेसेसरी दैट इन हिज हर इलेक्शन नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड प्ले देयर पार्ट बट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स शुड हैव वॉइस. इसीलिए हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के केस में केवल पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उन्हीं को वॉइस नहीं मिलनी चाहिए. कहीं ना कहीं जो स्टेट लेजिस्लेचर है, चूँकि जो प्रेसिडेंट है उसका एक अहम रोल है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का होना ज़रूरी था. जबकि अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि ये राज्यसभा को प्रिसाइड करता है ना. और बहुत रेयर ओकेजन में ऐसा हो सकता है, स्पेशली टेम्परेरी पीरियड के लिए वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी एज्यूम करता है. ठीक. इसीलिए इन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि इसीलिए ये नेसेसरी नहीं है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी पार्टिसिपेट करें. ठीक है. बट द मैनर ऑफ इलेक्शन इज सेम बोथ केसेस. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स. प्रेसिडेंट के केस में जो था, जिस तरह से इलेक्शन होता था, सेम यहाँ पे होगा वाइस प्रेसिडेंट के केस में. ठीक है. सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोथ केसेस. ओके. वोटिंग बाय सेक्रेट बैलेट्स. सेक्रेट बैलेट. ठीक है. ये ध्यान रखना है. सेक्रेट बैलेट्स का मतलब ये हुआ कि जो मेंबर वोट्स करेंगे उनको ज़रूरी नहीं है कि विप्स को वो अपना किसको उन्होंने वोट किया है ये दिखाएं. ठीक है. अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, तो डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और उसका डिसीजन फाइनल होगा. ठीक. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जैसे प्रेसिडेंट के केस में था, इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था ना, मतलब जो लोग उसे वोट करने वाले थे वो इनकम्प्लीट था, उसमें इनफ मेंबर नहीं थे. ठीक है. इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता. अगर देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो जितने टाइम तक वो ऑफिस में रहेगा जो कोई भी डिसीजन उसने लिए हैं वो मान्य होगा. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना है. इलेक्शन
ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें 1952 से, इसका सीक्वेंस क्या है? पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड जाकिर हुसैन जी, 1967 बीबी गिरी जी, 1969 जीएस पाठक जी। ठीक है, स्टार्टिंग के अभी 4 ध्यान रखें, कौन कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 टर्म शुरुआत के, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद डॉक्टर बीबी गिरी। ओके, इतना आप ध्यान रखेंगे। लास्ट के आप याद रखें 222 में जगदीप धनकर जी थे। ठीक है, उससे पहले वेंकैया नायडू जी थे, उसके बाद उससे पहले मोहम्मद हामिद अंसारी, उसके पहले भी मोहम्मद हामिद अंसारी। तो कुल मिला के 2007 के बाद आप याद रखें कि 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी जी जीत के आए, सेकेंड टर्म भी उन्होंने ही एज्यूम किया मोहम्मद हामिद अंसारी जी ने 2012 में। 2017 में वेंकैया नायडू जी थी, 2022 में जगदीप धनकर जी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ये हमने 7 नेम हमने देखे, स्टार्टिंग के 3 देखे और लास्ट के 4 देखे, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। सो दैट इफ the examiners are going to ask within the examination and try and tell you that please arrange them in ascending and descending order, at least you have an idea. Okay, and generally the statement is framed by taking the names from या तो शुरुआत के 4 लेंगे, बीच के भी पॉसिबल हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के केस में आप सारे याद रख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के केस में सारे याद रख सकते हैं, बस वाइस प्रेसिडेंट के केस में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ यू स्टिल थिंक दैट इट इज नेसेसरी फॉर यू, देन ऑफ कोर्स you can see, because most of, actually if you are going to talk about the UPSC is generally not going to ask them in that arrange the vice presidents in their ascending and descending orders, and it is depends on different state PSC. So might be possible in in my state UP PSC, they are generally asking, and the question are bit simple, not too much tricky, and it might be possible that your state demanded a different requirement. Okay, so you can think according to your state and take the decisions. Okay, so अब देखो क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट को भी ओथ लेने पड़ते हैं। जो पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स एज कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, ये दोनों जो प्रेसिडेंट है सेम है। ठीक है, अब देखो प्रेसिडेंट को क्वालिफाई होना चाहिए था कि वो लोकसभा का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। वाइस प्रेसिडेंट को का क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि ये राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, अब देखो ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी या किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी में ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे हुए नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसके हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगी, तो पार्लियामेंट वो एक्ट बना के वो अपना मेंशन कर देता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगी या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने कंडीशन पढ़े, एक कंडीशन को छोड़ दें कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये प्रेसिडेंट से लगभग मैच करता है। ओके, देखो जो सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है किसी स्टेट का या मिनिस्टर है किसी यूनियन या स्टेट में, इस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके नॉमिनेशन के लिए एटलीस्ट 20 मेंबर्स प्रपोजल, इसका नाम प्रपोज करना चाहिए एटलीस्ट 20 मेंबर्स को, और 20 मेंबर्स को सेकेंडर्स, मतलब इनको सपोर्ट करने चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में हमने 50 मेंबर्स देखे थे, 50 मेंबर्स होने चाहिए। इनको 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, सेम हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा था। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी इनकी ले ली जाएगी अगर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट है कि एटलीस्ट 1/6 वोट आपको पाना ही चाहिए इन इलेक्शन। अगर आप ऐसा नहीं पाते तो आपकी जो 15,000 है ये फॉरफिट कर ली जाएगी आपकी मनी को। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन में इसका क्या रहेगा, ये कहेगा कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेथ है और हमारा एलिजेंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, मैं अपना ड्यूटी फेथफुली डिस्चार्ज करूँगा। ठीक है, अब देखो प्रेसिडेंट के केस में एक अदर कंडीशन थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो कहीं ना कहीं रखवाला टाइप का। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स सी इट अगेन। ओके, वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो उसकी ड्यूटीज़ थी, ओके, सो वेट,
खारिज, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस हो गया, यस। देखो जो इसकी ओथ एंड अफर्मेशन में क्या है, प्रेसिडेंट के अपनी ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा, जो लोगों का वेलबींग है, ठीक है, उनकी सर्विसेज में खुद को समर्पित करेगा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को, ठीक है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ये इसके ओथ एंड अफर्मेशन में थे। अब देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन में हमने क्या देखा है। ओके, सो ओथ एंड अफर्मेशन में टू बियर ट्रू फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे एलिजेंस की कोई बात नहीं थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखेगा या फेथ वहाँ पे सिर्फ फेथ रखने की बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ डिफर करता है, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो आप इसको जब दोनों कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, उसको जो प्रेसिडेंट है उसको प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक है। और जगदीप धनखड़ जी ने भी यही बात कही थी, ठीक, कि जो प्रेसिडेंट ही है वो उसको ही ये पावर है कि वो प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको जब ये स्टडी करनी है ना टॉपिक कि ओथ आर अफर्मेशन क्या है, आपको कहीं ना कहीं कंपेरेटिव स्टडी करना चाहिए, ठीक है, कि दोनों को कंपेयर करके, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको ट्रैप करने के लिए। यूपीएससी ऐसा करता है, ठीक, कि उसकी फेथ को या ओथ या अफर्मेशन को एक दूसरे में मिक्स कर देंगे, बोलेंगे ये किसकी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर अपने माइंड में पता होनी चाहिए, ठीक। कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें तो पहली बात तो वो दोनों किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी हाउस का मेंबर बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको अपनी सीट जो है हाउस में वेकेट करना होगा जब वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करता है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसके अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक। अगेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। वैकेंट कब हो जाएगी इसकी जो सीट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की। और टर्म क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टर्म ऑफ ऑफिस जनरली 5 ईयर का होगा, 5 ईयर्स का जो टर्म होगा ऑफिस में इसका वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक। हाउएवर सी कैन रिजाइन, वो रिजाइन भी कर सकता है किसी भी समय। अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, ये प्रेसिडेंट को देगा, ठीक। इसको ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है इसके जो टर्म है कंप्लीट होने से पहले भी, ठीक है। इसके लिए कोई इम्पीचमेंट जो हमें प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट की ज़रूरत थी, इसके केस में नहीं ज़रूरत है, ठीक है। ये रेजोल्यूशन के थ्रू निकाला जा सकता है। जो इफेक्टिव मेजोरिटी है राज्यसभा की, वहाँ पर रेजोल्यूशन पास करके इसे निकाला जा सकता है, और लोकसभा इसको सिंपल मेजोरिटी से अगर एग्री करती है तो इसको ऑफिस से निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अगर इसे निकालना हुआ तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा विद इफेक्टिव मेजोरिटी, और लोकसभा उस रेजोल्यूशन पे एग्री होगा विद सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको अपनी ऑफिस छोड़नी होगी। फर्दर दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, केवल राज्यसभा में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पहली बात तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट ये रेजोल्यूशन मूव करने से 14 डेज पहले आपको वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस भेजनी पड़ेगी, ठीक है। कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिमूवल को लेके, ठीक। जो प्रेसिडेंट था उसके केस में हमने देखा था, ठीक। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर के बाद भी अपने टर्म को होल्ड कर रख सकता है अगर जो उसके सक्सेसर है ना उनके इलेक्शन में थोड़ी सी लेट हो जाए, ठीक है। इसका दोबारा इलेक्शन भी हो सकता है। हमने ऊपर देखे थे जाकिर हुसैन के केस में 2 बार बने वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स ये चुना जा सकता है, मतलब कई बार ये चुना जा सकता है। इसके ऑफिस में वैकेंसी कब होगी, जब उसका टेन्योर जो है 5 ईयर का एक्सपायर हो जाता है तो उसकी ऑफिस जो है वैकेंट हो जाएगी, ठीक। रिजाइन कर देगा तो इसकी ऑफिस वैकेंट हो जाएगी। रिमूवल के बाद भी इसकी ऑफिस वैकेंट हो जाएगी। इसकी डेथ पर भी इसकी ऑफिस वैकेंट हो जाएगी, या फिर अगर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या फिर उसके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कास्ट बाय द एक्सपायरेशन, देखो अगर इसका वैकेंसी इसके ऑफिस की होती है कब, जब इसका टर्म एक्सपायर हो जाता है,
ठीक है। इस केस में इसके जो इलेक्शन होंगे ना वाइस प्रेसिडेंट के, इसके एक्सपायर, जो इसका टर्म एक्सपायर हो रहा है उससे पहले हो जाने चाहिए, ठीक। इफ द ऑफिस फॉल, देखो अगर रिजाइन कर देता है, रिमूवल इसका हो जाता है या डेथ हो जाता है, तो ऐसे केस में भी वैकेंसी क्रिएट होगी हाउस की, इसके ऑफिस की, ठीक है। तो इसके इलेक्शन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराना होगा। देखो अब प्रेसिडेंट के केस में था क्या था कि इन केस में कि अगर उसकी ऑफिस वेकेंट होती है बाय रेजिग्नेशंस, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज, तो उसकी इलेक्शंस विद इन 6 मंथ करवाना था, मतलब उसके लिए टाइम लिमिट दी गई थी। इतना इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट का पोस्ट, जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है ये इतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया गया है इंपॉर्टेंस, बस उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि आप इसके इलेक्शन को देख के समझ सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप करवाएंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो अपने फुल टर्म्स तक ही रहेंगे ऑफिस में। ऐसा नहीं कि मान लो कोई आया और वाइस प्रेसिडेंट बना, 1 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया या रिमूव हो गया या उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो नया चुन के आएगा केवल 4 साल के रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ये केसेस लोकल बॉडीज़ के लिए अप्लाई होते हैं, यहाँ पर केस डिफर्ड। यहाँ पे क्या है कि जो कोई भी नया चुन के आएगा वो अपना 5 साल तक ऑफिस में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। पावर एंड फंक्शन की बात करें, ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो फंक्शन है उन्हें 2 पार्ट में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। पहला तो है राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा, पहली बात। इस कैपेसिटी में उसके पास कुछ पावर एंड फंक्शन होंगे जैसे लोकसभा के स्पीकर के पास होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है, सेम पावर उसके पास भी यही होता है, वो भी चेयरमैन का काम करता है एज ए सीनेट का जो अपर हाउस है। वैसे ही इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा जो अपर हाउस है उसका उसका बेसिकली चेयरमैन होता है, ठीक है। तो अमेरिका जैसा कहीं ना कहीं है। ही सी एक्ट, देखो ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा जब उसके ऑफिस में वैकेंसी हो गई हो, ठीक है, उसके रेजिग्नेशन हो गया हो, इम्पीच कर दिया गया हो, डेथ हो गया हो, या किसी भी केस में, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ये केवल मैक्सिमम पीरियड कितने दिनों तक प्रेसिडेंट रह सकता है, 6 मंथ तक, क्योंकि टाइम वहाँ पे मेंशन है कि विद इन 6 मंथ आपको री इलेक्शन करवाना होगा न्यू प्रेसिडेंट का, ठीक। मान लो कि कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है, वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, चाहे वो अब्सेंट है, कहीं फॉरेन तो चला गया है किसी काम से, या उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, या कोई दूसरे रीजन की वजह से अगर जो प्रेसिडेंट है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखो वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट आर डिस्चार्जिंग, अब देखो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये चेयरमैन नहीं रहेगा, ठीक है, और इसकी ड्यूटी को राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई इमोल्यूमेंट्स फिक्स नहीं किया है, ठीक है। इसको जो इसकी रेगुलर सैलरी है ना, जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए निर्धारित किया गया है वही मिलेगी। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अलग से मेंशन नहीं है कि भाई इनको इतनी सैलरी मिलेगी, जो एज ए एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो सैलरी मिलनी चाहिए वही सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसको वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे सैलरी नहीं मिलेगी। इन 2018 द पार्लियामेंट इंक्रीज द सैलरी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देखो जो चेयरमैन की सैलरी थी 2018 में पार्लियामेंट ने 1,25,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी थी। 2008 में जो पेंशन थी ना रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट की 20,000 पर मंथ से बढ़ाकर 50% उसकी सैलरी की कर दी गई थी, मतलब जो लास्ट ग्राउंड सैलरी होगी उसकी 50% पेंशन मिलेगी। इन एडिशंस ही सी इंटाइटल डेली अलाउंस, फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस एंड मेडिकल, देखो अलाउंस इसको डेली के मिलेंगे, फ्री फर्निश्ड मतलब रेजिडेंस इसको मिलेंगे, फर्निश्ड एक रेजिडेंस, मेडिकल ट्रेवल और कुछ अदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब देखो हमने प्रेसिडेंट के केस में क्या देखा था कि 2008 से पहले उसको 3 लाख पर ईयर मिलते थे जो पेंशन थे, है ना, फिर इसको 50% कर दिया गया था। यहाँ पे क्या था 20,000 पर मंथ था, उसे 50% कर दिया गया, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेगा या उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, ठीक है, तब उसे जो सैलरी मिलेगी ना और अलाउंस मिलेंगे वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं मिलेंगे, बल्कि प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंस एक्सेट्रा मिलेंगे, ठीक। इंडिया एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का अगर कंपेरिजन करें तो जो ऑफिस है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की वो कहीं ना कहीं
अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पे बना हुआ है, बट कुछ डिफरेंस है। जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाता है जब प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट हो, ठीक है। और वो प्रेसिडेंट कितने समय के लिए रहेगा? जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है। मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं। 2 साल में मान लो कुछ हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो 2 साल के लिए एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, ठीक है। जबकि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट है तो ऐसा नहीं है कि ये मान लो कि प्रेसिडेंट अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 2 साल तक प्रेसिडेंट रहती हैं, 5 साल का उनका टेन्योर होता है। मान लो कि द्रौपदी मुर्मू जी कुछ हो गया उनको, ठीक है, वो नहीं आगे प्रोसीड कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का रोल जो बाकी का 3 ईयर का टेन्योर है परफॉर्म करेगा। ये अमेरिका के केस में है। हमारे यहाँ सिर्फ 6 मंथ तक ही परफॉर्म करेगा। वो 6 मंथ के अंदर नया इलेक्शन होना चाहिए और नया प्रेसिडेंट आना चाहिए, और वो नया प्रेसिडेंट अपने पूरे 5 ईयर्स के टर्म को परफॉर्म करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी है। ही इज मेरली सर्व एज एन acting president until new president assume charge. Okay, it is evident that the constitution has not assigned any significant function of the vice president. देखो हम यहाँ पे पढ़े तो हमें क्या पता चला, हमें भी यही पता चला ना कि वाइस प्रेसिडेंट को कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। कुछ स्कॉलर का तो मानना है कि इसका जो पोस्ट है ना बस ऐसे हवा में बना दिया गया है, ठीक है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड विद द व्यू मेंटेन पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। जो पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी है उसी को मेंटेन करने के लिए इसके ऑफिस को बनाया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, जो कौन सा आर्टिकल था, 73 था, ठीक है। 62 में भी एक सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट वाला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। देख आप यहाँ पे 52 था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे 63 है कि एक वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का होगा। 64 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा किसका? राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज करेगा अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है या वो एब्सेंट रहता है, या ठीक है, वैकेंसी हो जाए उसके ऑफिस में, एब्सेंट रहे, इन सारे केस में। इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 66 में। टर्म क्या होगा? 67 में मेंशन है। 68, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 69 ओथ या अफर्मेशन, वाइस प्रेसिडेंट के ओथ एंड अफर्मेशन से डील करता है। 70 कि ये प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में। 71 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर। नाउ वी आर बिगिनिंग विद चैप्टर नंबर 20, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो नॉमिनल अथॉरिटी होगी प्रेसिडेंट में निहित की है, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बताया है, ठीक है, कि जो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट कैसे होगा। आर्टिकल 75 केवल ये कहता है कि जो आर्टिकल 75 बोलता है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को वो चूज़ कर लेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट केवल उसी आदमी को एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगा
ठीक है। जिस पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी होगी उसका जो लीडर होगा वही एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। लेकिन जिस केस में मान लो कि कोई केस हो गया कि जिसमें किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी है ही नहीं, तब ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आ जाता है कि वो अपनी स्वेच्छा से जो प्राइम मिनिस्टर है उसको सिलेक्ट करेगा। इस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, जनरली जो लार्जेस्ट पार्टी है ना, या फिर कोलिजन कोई पार्टी बना के जो लार्जेस्ट पार्टी बनती है, ठीक है, कोई कोलिजन पार्टी बनती है, ठीक है, दो पार्टी आपस में मिल के, तो उसका जो लीडर होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाएगा, ठीक। अब देखो, प्रेसिडेंट यूजली अपॉइंट ए लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी आर कोलिजन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम, देखो पहले वो अपॉइंट करेगा, ठीक है, जनरली यही होता है कि अपॉइंट कर देता है, फिर बोलता है कि आप अपनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो हाउस में, ठीक है, 1 मंथ के अंदर। ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की। 1979 में पहली बार नीलम संजीव रेड्डी ने, जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, चरण सिंह को एज अ कोलिजन लीडर अपॉइंट किया था। पहली बार इस डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ किया था अपॉइंट करने में, किसको, चरण सिंह को, ठीक है, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट मोरारजी देसाई जिसे हेड कर रहे थे वो जब गिर गई थी, ठीक है। देर इज आल्सो वन मोर सिचुएशन वन प्रेसिडेंट में आल्सो मे हैव टू एक्सरसाइज हिज हर इंडिविजुअल जजमेंट। एक केस और हो सकता है जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो अपना इंडिविजुअल जजमेंट एक्सरसाइज कर सकता है। इस केस में जैसे कि अगर उसे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट या अपॉइंट करना हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर मान लो कोई है वो अपने ऑफिस में ही डाई हो जाता है और कोई उसका सक्सेसर नहीं है, इस केस में प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपने इच्छा से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देगा, ठीक है। यही हुआ था इंदिरा गांधी जी के जब असैसिनेट हो गई थी, तब 1994 में प्रेसिडेंट जयल सिंह ने राजीव गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने उन्हें लीडर पार्टी का चुन लिया, ठीक। हाउएवर इफ वन डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी इलेक्टेड न्यू लीडर। देखो, मान लो कि किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई किसी रूलिंग पार्टी में, तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो नया लीडर नाम प्रपोज करेगी। उस केस में प्रेसिडेंट के पास अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करने का कोई अधिकार नहीं है, प्रेसिडेंट को उसी को चूज करना पड़ेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। 1980 में क्या हुआ, दिल्ली कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इस चीज़ को कहीं मेंशन नहीं करता कि पहले आदमी से किसी पार्टी को बोला जाए कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। आप पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दो मेजोरिटी पार्टी का, उसके बाद वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देंगे, ठीक है। जिसने लोकसभा में हाईएस्ट सीट पाई है, ठीक है, जनरल इलेक्शन में, उसका जो लीडर है आप उसको प्राइम मिनिस्टर पहले अपॉइंट करो, फिर उससे बोलो कि आप अपनी मेजोरिटी जो है 1 मंथ के अंदर प्रूव करो। ये फैक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी जो है वो जनरल असेंबली में जीती है बहुत मेजोरिटी से, आप उसको कह रहे हो कि पहले आप मेजोरिटी प्रूव करो, उसके बाद हम आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। ये केस नहीं है। द प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट हिम हर प्राइम मिनिस्टर, पहले जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, उसके बाद बोलेगा कि आप अपनी लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करो 1 मंथ के अंदर। चरण सिंह की बात कर लें, बीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, देवे गौड़ा 1996, आई.के. गुजराल 1997 एंड अगेन अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके से अपॉइंट हुए कि पहले उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने, उसके बाद बोला कि आप अपनी 1 महीने के अंदर मेजोरिटी प्रूव करो, ठीक है। देखो, अब ये न्यूज में क्यों है, ऐसा क्यों पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि रिसेंटली ये केस हुआ था तमिलनाडु के सीएम जो थालापति विजय थे, उनके केस में कि प्रेसिडेंट वो जो वहाँ के गवर्नर थे, लोग कर रहे थे कि शायद गवर्नर थोड़ा बायस हो, उन्हें क्या करना चाहिए कि पहले जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट कर देना चाहिए, उसके बाद में उन्हें बोला जाए कि आप अपना जो मेजोरिटी है वो हाउस में प्रूव कर दो, ठीक है। और थालापति विजय जी भी यही बोल रहे थे, ठीक है, पहले आप हमें अपॉइंट कर दो। बट गवर्नर को लग रहा था कि नहीं, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास जितनी मेजोरिटी है उसका एक सिग्नेचर ला के मुझे दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपॉइंट कर दूंगा, फिर आप मेजोरिटी प्रूव कर देना, ठीक। तो ऐसा हुआ भी कि उन्होंने पहले नंबर दिखाया, उसके बाद उन्हें एज अ सीएम अपॉइंट किया गया, ठीक।
1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई मेंबर जो कि दोनों हाउस, कोई व्यक्ति अगर जो दोनों हाउस का पार्लियामेंट के दोनों हाउस का मेंबर नहीं है, उसे भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 मंथ के अंदर मेंबर बनना होगा पार्लियामेंट के किसी हाउस का। अदरवाइज जो उसका प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वो सीज हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर मेड मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जनरली जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो दोनों हाउसेस में से किसी हाउस का मेंबर हो सकता है। 3 प्राइम मिनिस्टर अभी तक हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे। इंदिरा गांधी जी 1966, देवे गौड़ा जी 1996 एंड मनमोहन सिंह जी 2004। ये राज्यसभा के मेंबर थे, बट स्टिल दे वर परफॉर्मिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन में क्या केस है कि ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होगा ना, वो लोअर हाउस से ही होना चाहिए। ठीक है। अब देखो ओथ, टर्म एंड सैलरी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी ऑफिस में आने से पहले कुछ ओथ लेने पड़ेंगे। ठीक है। उसकी अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर क्या स्वेयर करेगा कि उसका जो है भरोसा और एलिजेंस होगा किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेगा। फेथफुली एंड कॉन्सियसली अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा। हर तरीके से पीपल्स के वेलफेयर में काम करेगा। डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों के लिए काम करेगा, बिना किसी फेयर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी के लिए अफेक्शन के और बिना किसी बुरी इच्छा के। ठीक है। तो डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ द पीपल इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। ओके। ये ओथ ऑफ सेक्रेसी भी लेता है, जिसमें ये क्या करता है, और ओथ ऑफ सेक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर ये स्वेयर करता है कि ये किसी भी तरह से ना तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट या रिवील नहीं करेगा किसी भी पर्सन को जो कुछ भी मैटर इसके अंदर होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि ये होने जा रहा है। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर चुपके से किसी को जाके, जो उसका फ्रेंड्स हो, बिजनेस जिसका हो सकता है कि कुछ काम से इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको जाके पहले बता दे। ऑफिस ऑफ सेक्रेसी में यही प्राइम मिनिस्टर शपथ लेता है कि वो किसी को रिवील नहीं करेगा जो कोई भी मैटर होगा उसके अंडर। ठीक है। ठीक, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। ठीक है। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म है ना 5 ईयर नहीं होगा। ठीक है। प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म है वो 5 ईयर नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट का होगा, बट प्राइम मिनिस्टर का नहीं होगा। ये कब तक पोस्ट होल्ड रखेगा, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। अब देखो प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहेगा तो प्राइम मिनिस्टर को निकाल देगा। जब तक उसके पास मेजोरिटी है ना लोकसभा में, लोअर हाउस में, तब तक प्राइम मिनिस्टर उसे डिसमिस नहीं कर, प्रेसिडेंट तब तक उसे डिसमिस नहीं कर सकता। ठीक है। अगर वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज कर देता है तब उसे रिजाइन करना होगा या प्रेसिडेंट उसे ऑफिस से डिसमिस कर देगा। सैलरी एंड अलावेंस की बात करें प्राइम मिनिस्टर की, पार्लियामेंट इसे डिटरमाइन करेगा टाइम। ठीक है। ही सी गेट सैलरी एंड अलाउंस दैट आर पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलती है वही सैलरी एंड अलाउंस में इसे भी मिलेगा। इसके अलावा इसे कुछ सैंक्चुरी अलाउंस फ्री में घर मिलेगा, ट्रैवल फ्री में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री में मिलेगी। ठीक है। इन 2001 में क्या हुआ कि जो सैंक्चुरी अलाउंस था ना प्राइम मिनिस्टर का, उसे 1500 पर मंथ से बढ़ाकर 3000 पर मंथ कर दिया गया। ठीक है। पावर एंड फंक्शन की बात करें प्राइम मिनिस्टर की, उसको भी देख लेते हैं। इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में भी इसके पास कुछ पावर होंगे। ठीक है। जैसे कि ये उन पर्सन का नाम रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कोई मिनिस्टर कौन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ये चीज़ प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेगा उसे एक मिनिस्टर बनाएगा। ठीक।
जो डिफरेंट फंक्शन एंड पोर्टफोलियो हैं वो जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसको एलोकेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेगा कि भैया ये लो आप फाइनेंस, ये लो आप मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक, ये लो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये लो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन देगा? ये देगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक। ये मिनिस्टर को रिजाइन करने को बोलेगा, ठीक है, या प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि आप इस मिनिस्टर को ऑफिस से निकाल दो, ठीक है, अगर उसका ओपिनियन जो है, जो मिनिस्टर है उसका प्राइम मिनिस्टर के ओपिनियन से मैच नहीं करता या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ओपिनियन से मैच नहीं करता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी इसको प्रिसाइड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो वही कहेगा वही होगा। गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटीज़ किसकी? जो मिनिस्टर्स हैं उनमें। जो मिनिस्टर हैं वो कोऑर्डिनेट होकर काम करें, ठीक है, उसको कौन गाइड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करेगा? प्राइम मिनिस्टर। अगर ये ऑफिस से रिजाइन करता है तो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। सिंस प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो जो दूसरे मिनिस्टर है ना वो फंक्शन नहीं कर सकते अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है, डाई हो जाता है अपने ऑफिस में। दूसरे शब्दों में अगर बात करें कि रेजिग्नेशन या डेथ किसी प्राइम मिनिस्टर की अगर हो जाती है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट करेगा। द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर, लेकिन अगर दूसरे मिनिस्टर्स की बात करें, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के अगर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो बस ये केवल वैकेंसी क्रिएट करेगा जिसे प्राइम मिनिस्टर दोबारा फिल कर सकता है प्रेसिडेंट को कह के, ठीक। प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में इसके पास क्या पावर है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं एक चैनल है कम्युनिकेशन का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं और जो प्रेसिडेंट है। जैसे हमने पढ़ा ना कि ये काम प्रेसिडेंट करेगा तो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब मिलके तो आके बोलेंगे नहीं इसके घर पे, बोलेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर बोलेगा ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। ही इज ए प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। अब देखो इस ड्यूटीज़ में कुछ और भी ड्यूटी आती हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेट करेगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से, उसके अंदर उसकी ये ड्यूटी है। और इस ड्यूटीज़ के अंदर कुछ और चीज़ आती है। प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा किस मैटर को लेके? जिस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसने डिसीजन ले लिया है, ठीक है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स जो यूनियन का है उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट को बताएगा कि भैया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया है इस मैटर पे, ठीक। ये कौन कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करेगा। अगर प्रेसिडेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, ठीक है, तो ये कौन इन्फॉर्मेशन देगा? अगर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है तो ये प्राइम मिनिस्टर ही कहीं ना कहीं ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन देगा प्रेसिडेंट को। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स की जो बात है यूनियन की, ठीक है, अगर उससे कुछ रिलेटेड प्रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि प्राइम मिनिस्टर उस इन्फॉर्मेशन को फर्निश करे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कह सकता है कि भैया ये मैटर था जिस पे एक मिनिस्टर ने, ठीक है, इस मैटर को कंसीडर किया है, लेकिन इस पे कंसीडरेशन पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत है, सभी लोग मिलकर इसको कंसीडर करो, केवल इंडिविजुअल मिनिस्टर के कंसीडरेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट सो रिक्वायर टू सबमिट द कंसीडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन हिज डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल। किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर ने किसी चीज़ पे, मान लो कि नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है, उन्होंने अल्कोहल जो इथेनॉल है उस पर कुछ डिसीजन ले लिया, ठीक है, बट अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नितिन गडकरी जी ने इस पर इंडिविजुअली डिसीजन लिया है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसीजन लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए इस मैटर को, तो वो कह सकता है, ठीक है। अब देखो ये तो था, हमने पहली ड्यूटीज़ पढ़ी, ठीक है। अब दूसरा जो पावर है प्राइम मिनिस्टर का इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, कि
ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट है ना यूनियन की, उसके अपॉइंटमेंट को लेके, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर हो गए यूपीएससी के, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर फाइनेंस कमीशन के। तो ये जो इनको बेसिकली कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस भी तो करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द मेंबर होगा। ठीक है। अब पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में इसके पास क्या पावर है? पहली बात तो ये लीडर होता है लोअर हाउस का, लोकसभा का। यही जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि भैया आप अब हाउस को सम्मन करो या हाउस को प्रोरोग करो। ठीक, पहली चीज़, सम्मनिंग और प्रोरोगिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो खुद से नहीं एक्सरसाइज करता, उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस करता है। प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करता है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तभी प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, हाउस के फ्लोर पे कौन अनाउंस करता है? प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है। कुछ अदर पावर एंड फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, जो ऊपर हमने देखे उसके अलावा। तो जैसे कि जो नीति आयोग का चेयरमैन है या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है, और कुछ अदर बॉडीज़ हैं। ठीक है, इसमें भी इसका रोल है। ठीक, जैसे नीति आयोग का चेयरमैन ये होता है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन होता है, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो ये कुछ अदर फंक्शन है इसके। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को करने में इसका इम्पोर्टेंट होता है। आप देखते ही होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सारे कंट्री विजिट तो करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ही इज़ द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो स्पोक पर्सन की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक पर्सन होता है। मतलब जो कोई भी सबसे पहले बोलेगा ना यूनियन गवर्नमेंट के मैटर से रिलेटेड, ये पावर ये प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, क्राइसिस मैनेजर का काम करता है इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक, नेशन का लीडर होता है। ठीक है, तुम्हारे देश का नेता कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है। वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों से मिलता है। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को सुनता है और भी जो उसको निपटाने का कोशिश करता है। ठीक है, जो पार्टी पावर में होती है उसका लीडर होता है। सर्विसेज का हेड होता है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज है। ठीक है, दस प्राइम मिनिस्टर प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। Dr. B.R. Ambedkar stated that if any function under our constitution is to be compared with the US president, he is the prime minister, not the president. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं कि अगर यूएस प्रेसिडेंट की किसी पावर को इंडिया के किसी ऑफिस होल्डर से अगर कंपेयर किया जा सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर से किया जा सकता है। जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्रेसिडेंट जैसा नहीं होता, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसा होता है। रोल क्या है इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देखते हैं। द वेरियस कमेंट मेड बाई इमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके रोल को लेके कुछ बातें कही हैं। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन के लिए भी एकदम वैसे ही मैच करता है। अब देखो क्या क्या है। लॉर्ड मॉर्ले क्या बोलते हैं? प्राइमस इंटर पेयर्स बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मतलब फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। आप कोर्स से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होगा बट उनमें ये सबसे आगे होगा। जो कैबिनेट सिस्टम है ना, कैबिनेट आर्च है, उसका की स्टोन है। ठीक, द हेड ऑफ कैबिनेट इज द प्राइमस इंटर पेयर्स एंड ऑक्यूपाइड अ पोजीशन विच सो लॉन्ग इट लास्ट इज ऑन एक्सेप्शनल एंड पेक्यूलियर अथॉरिटी। अब देखो हर्बर्ट मेडिसन क्या बोलते हैं कि एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइमस इंटर पेयर्स है, मतलब सबसे आगे है। बट इट इज़ टुडे फॉर टू मॉडेस्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। अब देखो सर विलियम्स बर्नर हार्कोर्ट क्या बोलते हैं? सर विलियम बेनर हार्कोर्ट बोलते हैं इसे इंटर स्टेला लूना माइनर्स। स्टार्स में ये मून है, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोलते हैं। जैनिंग क्या बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक सन की तरह है जिसके अराउंड जो मिनिस्टर है, मतलब जो प्लेनेट है, वो मूव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का की स्टोन है।
कॉन्स्टिट्यूशन के सभी रास्ते प्राइम मिनिस्टर तक जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, से होकर जाते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के सभी रास्ते प्राइम मिनिस्टर से होकर जाते हैं, क्या बात, ठीक है। राम से मेयर क्या बोलते हैं? स्टीयरमैन है स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप। कोई शिप है तो उसकी पतवार कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। गवर्नमेंट की शिप है, गवर्नमेंट अगर एक शिप है तो उसकी पतवार कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। मुनरो क्या बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है शिप के कैप्टन है। HRG ग्रीव्स क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट मास्टर है कंट्री का और जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का मास्टर है। गवर्नमेंट मास्टर है कंट्री का, देश का मास्टर कौन? गवर्नमेंट, लेकिन इस गवर्नमेंट का मास्टर कौन? तो प्राइम मिनिस्टर। HJ लास्की क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं किस पर? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट के रिलेशनशिप पर। ये बोलते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो कैबिनेट के सेंटर में है। कैबिनेट जो जीवित है ना उसके सेंटर में कौन है? तो ये मतलब कैबिनेट अगर लाइफ में है तो उसके सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है जो उसको लाइफ दे रहा है। और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ही चाहे तो कैबिनेट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मतलब अगर हमने देखा ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है, डेथ कर हो जाती है उसकी, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी अगर डेथ या रेजिग्नेशन हो जाता है, ठीक है। द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिटेन पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज सो सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल दैट ऑब्जर्वर लाइक टू कॉल द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उसका रोल ब्रिटेन में इतना इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जर्वर हैं वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है। R.H. क्रॉसमैन क्या बोलते हैं कि पोस्ट वार के बाद जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ना उसका कहीं ना कहीं रूपांतरण हो गया है किसमें? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। जहाँ पहले कैबिनेट पूरी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर का जो रूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्पी बर्कले बोलते हैं कि पार्लियामेंट एक्चुअली में सोवरेन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में सोवरेन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज़ नाउ कोलैप्स एट वेस्टमिनिस्टर, ठीक है। द बेसिक डिफेक्ट इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्निंग इज द सुप्रीम मिनिस्ट्रियल पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो जो ब्रिटिश है ना वहाँ की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, ऐसे इंडिया में भी लागू होता है, ठीक है। रिलेशंस विद द प्रेसिडेंट, अगर देखो रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट के साथ इसका क्या रिलेशन होगा? तो देखो आर्टिकल 74 में चीज़ मेंशन है। आर्टिकल 74 बोलता है कि देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। उसका काम क्या होगा? प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करना। इस फंक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट वही काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं एडवाइस करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ओके। बट एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर जो मेन चैनल होता है वही होता है, मेन इन्फॉर्मेशन वही देता है। हाउएवर द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर। देखो हालांकि प्रेसिडेंट चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकती है कि भैया आप इसको दोबारा रिकन्सिडर करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। आर्टिकल 75 में कुछ ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के थ्रू के द्वारा अपॉइंट होगा और जो दूसरे मिनिस्टर है ना वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करेगा और जो अदर मिनिस्टर होंगे वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर कब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे? प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा मिनिस्टर तब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? हाउस ऑफ पीपल्स को, लोकसभा को। आर्टिकल 78 हमने शायद बोल दिया था कि 75 जो ड्यूटी है वो प्राइम मिनिस्टर का मेंशन करता है। आर्टिकल 78 मेंशन करता है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी को, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 75 ही मेंशन करता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ओके। आर्टिकल 78 ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है।
प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके डिसीजन को, और जो यूनियन ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है, ठीक है, और कुछ लेजिस्लेशन जो प्रपोज किए गए हैं वो प्रेसिडेंट को कौन कम्युनिकेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट मांगेगा वो कौन देगा, अगर प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मांगा है, ठीक है, कि जो कि रिलेटेड है यूनियन के अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसे कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर ही देगा, ठीक। प्रेसिडेंट चाहे तो कह सकता है कि भैया कोई मैटर है जिस पे किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने ही बात की है, इसको पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इस पर बात होनी चाहिए, इसको कंसीडर किया जाना चाहिए, तो भी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो करवाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के थे वो पावर थे रिलेशनशिप विथ प्रेसिडेंट, ओके। अब चीफ मिनिस्टर, कुछ चीफ मिनिस्टर हैं जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे कि मोरारजी देसाई हो गए, चरण सिंह जी हो गए, बीपी सिंह जी थे, बीपी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी जी, ये लोग पहले चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तो कौन कौन कहाँ का था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पहले गुजरात के थे, ठीक, तो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बीपी सिंह जी यूपी के थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक। चरण सिंह भी यूपी के थे चीफ मिनिस्टर, ओके। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन था, मोरारजी देसाई जी थे, जो कि बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जब ये प्रेसिडेंट, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने इन 2014 में। 4 टाइम से गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2001 से लेकर 2014 तक। केयर टेकर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई बात नहीं करता, ठीक है। देखो केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि मान लो जो गवर्नमेंट है ना वो फंक्शन नहीं कर पाती, उस गवर्नमेंट गिर जाती है जो भी काम कर रही है, तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए ना जो इमरजेंसी सिचुएशन में डील करे, ठीक। तो बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा केयर टेकर का कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली डूइंग आउट द मीनिंग ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है। The creation of caretaker government after the dissolution of popular chamber of the parliament and its termination with the induction of a new minister after the general election is an essential feature of the parliamentary system of government in operation. Such a government enjoying upon the whole free and fair polls so that new popular governments come into being. देखो, मान लो किसी गवर्नमेंट का जो टेन्योर था, लोकसभा मान लो डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो भाई टेम्परेरी काम कौन करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट की चाहिए जरूरत होगी। तो वो गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं हेल्प कर सके, जो जनरल इलेक्शन होने वाला है उसको फ्री एंड फेयर मैनर में, ठीक, तो उस टाइम तो भाई जो रूलिंग पार्टी है वो तो इलेक्शन करवाएगी, तो हो सकता है भाई बायस हो, ठीक है, कि वो खुद कुछ इलेक्शन जितवाना चाहती हो। तो ऐसे में केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि ये मेंशन नहीं है। The term caretaker government has come to be used in common parlance to describe the status of council of ministers that has resigned on having lost of confidence of the Lok Sabha or otherwise, but is asked by the president to continue till alternative arrangement are made. Okay, if an alternative government cannot be formed immediately and general election have to be held, the outgoing council of ministers may have to hold charge till the conclusion of election formation of new government. ठीक है, केयरटेकर गवर्नमेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक, कि मान लो कोई गवर्नमेंट थी, उसने कोई पार्टी थी जो पहले मेजोरिटी थी लोकसभा में, लेकिन उसने लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, ठीक है, तो अब नए इलेक्शन की ज़रूरत होगी। तो नए इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में करवाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना ऐसे गवर्नमेंट में, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वही कहीं ना कहीं केयर टेकर गवर्नमेंट का काम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब कुछ लिमिटेड रूल है, इसमें देख लेते हैं। जैसे रेगुलर गवर्नमेंट है ना, उसकी तरह जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो नहीं होता। केयर टेकर गवर्नमेंट इज मीन फॉर ओनली मैनेजिंग रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की कुछ रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, सारे एक्टिविटीज़ नहीं, उन्हीं को केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करती है। हैंस इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक एनी सिग्निफिकेंट पॉलिसी, देखो कोई बहुत सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती है, ठीक है। बेसिकली जो अपॉइंट होगी ना गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन के बाद, वो ये सारे डिसीजन लेगी, ये इसका बस रूट जो हल्का फुल्का काम होगा वही केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी। The following comments and observation highlight the limited role of caretaker government in the governance of the country. तार कुंडे कमेटी थी एक 1974-75 में बनी। इन्होंने रिकमेंड किया
केयर टेकर गवर्नमेंट के पास मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द रिकमेंडेड दैट अ केयर टेकर गवर्नमेंट शुड नॉट, ठीक है, ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। कैसी? जो इनिशिएट एंड अनाउंस करें नई पॉलिसी को, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की प्रॉमिस नहीं कर सकती, ग्रांट अलाउ नहीं कर सकती, लोन या सैलरी इंक्रीज नहीं कर सकती, कोई ऑफिशियल फंक्शन ऐसा नहीं परफॉर्म कर सकती जिसके अटेंडिंग कौन हो, मिनिस्टर्स। अगस्त 1979 में प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी जी ने डिसॉल्व किया लोकसभा को, ठीक। issued a communique stating that president had consultation with the prime minister and some of the cabinet colleagues who assured that। इन्होंने ये भी कहा कि हमने जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनके कुछ कलीग के साथ कंसल्ट किया है, जिन्होंने कुछ चीज़ें एश्योर की हैं, ठीक है। 1979 की बात है जब प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी जी ने लोकसभा को डिसॉल्व किया था, ठीक। इन्होंने क्या कंसल्ट किया था? प्राइम मिनिस्टर से, जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर थे और उनके कुछ कलीग थे, उनसे बात किया तो उन्होंने एश्योर किया कि भाई जो इलेक्शन होगा पीसफुली, फ्री एंड फेयर होगा, ठीक है। द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स विल बिगिन इमीडिएटली एंड द इलेक्शन टाइम टेबल विल कमेंस इन नवंबर 1979 एंड विल कंप्लीट इन दिसंबर 1979, ठीक है। द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी डिसीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो गवर्नमेंट होगी इस पीरियड के दौरान कोई डिसीजन नहीं लेगी जब नई इलेक्शन होने वाली हो, जैसे कि कोई नई पॉलिसी अनाउंस नहीं करेगी, कोई नए स्पेंडिंग में इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई ऐसा ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव डिसीजन में बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं होगा। मतलब एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट अश्योर किया था जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, ठीक है, 1979 की बात है। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिसंबर 1979 में ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि कोई मेंशन नहीं है केयर टेकर गवर्नमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गया तो उस केस में जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वही डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं वही केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह परफॉर्म करेंगे जब तक कि कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाता, मतलब नया इलेक्शन नहीं हो जाता। तो हमारे यहाँ क्या प्रोविजन है कि जो आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, वही एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट काम करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आर कंस्ट्रेंट फॉर 2 रीजन। देखो इनके पास कुछ लिमिटेशन भी है। पहला, फर्स्ट, द नॉर्मल चैनल ऑफ अकाउंटेबिलिटी थ्रू पार्लियामेंट डज नॉट एग्जिस्ट। जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो रियल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नॉट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो वाली जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो यहाँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के केस में अप्लाई नहीं होगी। दूसरा कि गवर्नमेंट डज नॉट अब्यूज इट्स पोजीशन टू गेन इलेक्टोरल एडवांटेज। ऐसा नहीं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मतलब जो आउट जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कुछ ऐसा करें ताकि उन्हें इलेक्शन में फ़ायदा मिले, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं न्यू है ये, ठीक है। सॉरी, ये 75 है। 74 बेसिकली मेंशन करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कहीं ना कहीं एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। आर्टिकल 75 कुछ अदर प्रोविज़न हैं मिनिस्टर से रिलेटेड, वो अभी हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है, कि कैसे अपॉइंट होंगे प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे कैसे अदर मिनिस्टर अपॉइंट होंगे। आर्टिकल 75 में हमने यही देखा है, ठीक। हाँ, ये देखा हमने। उसके बाद 78 में ड्यूटीज़ हमने कुछ देखी थी कि भाई अगर प्रेसिडेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है प्राइम मिनिस्टर से तो प्राइम मिनिस्टर देगा, ठीक है। किसी मैटर को जिस पे इंडिविजुअल मिनिस्टर ने बात की हो लेकिन पूरे काउंसिल के द्वारा कंसीडर नहीं किया गया हो तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा कि भाई इस पर विचार करवाओ, ठीक है। तो कुछ ड्यूटीज़ हमने देखी थी प्राइम मिनिस्टर की, आर्टिकल 78। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 21, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हम बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पैटर्न से
ड्राइव किया है, मतलब जो मॉडल है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट वाला ही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक। अब देखो जो प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, वो डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट 2 आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 74 एंड 75, जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र करता है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनसे डील कौन करता है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 की बात करें तो अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरी एंड अलाउंस जो मिनिस्टर के हैं उनसे डील करता है। अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर आर डील्ड अंडर आर्टिकल 75। ओके, अब देखो आर्टिकल 74 की बात करें, बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। डिटेल में बात करें तो बोलता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होगा इसी की एड एंड एडवाइस के हिसाब से ही काम करेगा। हालांकि प्रेसिडेंट चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कोई मैटर दोबारा भेज सकता है जिस पे जो एडवाइस किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कि भैया आप एक बार इसको दोबारा कंसीडर करो, ठीक। लेकिन अगर दोबारा सेम एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही होगा। सेकंड है कि जो एडवाइस दी गई है मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट में उस पर इंक्वायरी नहीं हो सकती। आर्टिकल 75 कुछ अदर प्रोविजन से डील करता है, जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? प्रेसिडेंट के। और जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होंगे, बट एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होने चाहिए इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो 15% वाला कितने मिनिस्टर होंगे ना, वो 15% ही हो सकते हैं। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 75 में। ये प्रोविज़न जो 15% होंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा की स्ट्रेंथ के, वो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ऐड हुआ था। यही 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसने क्या किया था, एक और प्रोविजन 91st कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन, जो मर्जर वाला कॉन्सेप्ट था, आया था, ठीक है, आपको याद होगा। ए मेंबर ऑफ, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि जनरली ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, ठीक है। ए मर्जर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल बी आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड। देखो वही बात की गई है ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली, ठीक, कि कोई मेंबर है दोनों हाउस का, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, ठीक है, थ्रू डिफेक्शन, तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी काबिल नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ये भी ऐड हुआ था। मतलब दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जो मेंबर हैं ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं किस ग्राउंड पे? डिफेक्शन के ग्राउंड पे, तो वो मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं रह जाएंगे। दे विल आल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। ये प्रोविजन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ऐड हुआ, ठीक है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर कब तक ही ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं कि जब प्रेसिडेंट चाहेगा तब मिनिस्टर को निकाल देगा, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा तब निकालेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के। यही कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक बेस क्रिएट करता है, ये जो प्रोविजन है। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा एडमिनिस्टर ओथ आर ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर, ठीक है, ये चीज़। मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months शैल बी सीज टू बी मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहता है, ठीक, मान लो कोई मिनिस्टर अपॉइंट हो गया और वो पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं। देखो भाई, पहला कंडीशन क्या था कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए मिनिस्टर अपॉइंट होने के लिए। बट अगर मान लो कि किसी आउटसाइडर को हमने मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया तो विद इन 6 months उनको मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का, चाहे वो नॉमिनेट होके बने या फिर इलेक्शन के थ्रू बने, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंस की बात करें
तो वो डिटरमाइंड होगा पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक। तो आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन से डील करता है। आर्टिकल 77 की बात करें, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर बात करता है, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा। तो जो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे, किसके नेम से लिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नेम से लिए जाएंगे, हेड ऑफ स्टेट है ना। कुछ अदर ऑर्डर या फिर इंस्ट्रूमेंट इशू होंगे ना, किसके नेम पे इशू होंगे? प्रेसिडेंट के नेम पे इशू होंगे। प्रेसिडेंट चाहे तो इसके लिए रूल बना सकता है कि जो उसके नेम यूज होंगे उसको ऑथेंटिकेट कैसे करना है, ठीक। मतलब भाई प्रेसिडेंट का नाम ऐसे यूज होने लगा तो कोई भी मोहर लगाने लग जाएगा, ठीक है, ये लो प्रेसिडेंट का मोहर, ठीक। तो इसीलिए प्रेसिडेंट इसके लिए रूल बनाएगा, ठीक, कि कैसे आप हमारे मोहर को ऑथेंटिकेट करेंगे। सिंपल सा मतलब ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि बहुत सारी और छोटी छोटी इसमें डिटेल हो सकती हैं, बट टू बी रिमेंबर एंड टू बिकम अ बिट प्रिसाइज, दिस विल बी इनफ, ओके। फर्दर द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ आर इंस्ट्रूमेंट विच इज सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू। अब देखो, कोई ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट ऑथेंटिकेट कर दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू, तो उसे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे? कि जो ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, ठीक है। आप देखो, प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट सेल मेक्स रूल फॉर मोर। देखो, प्रेसिडेंट चाहे तो वो रूल बना सकता है ताकि जो हाउस का बिजनेस है ना, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है अच्छे से सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स हैं ना, उनके बीच में जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है उससे भी जो प्रेसिडेंट है रूल बना सकता है, ठीक। आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हमने ऊपर काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखी, लेकिन उसके अंदर भी जो डिटेल है उसको भी एक बार देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, ठीक, कि वो प्रेसिडेंट को बताए जिस पे जो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ले लिया है, किस चीज़ से रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जो यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उस चीज़ से रिलेटेड ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि वो प्रेसिडेंट को ये डिसीजंस कम्युनिकेट करे। और कोई लेजिस्लेशन अगर प्रपोज हुआ है तो उससे रिलेटेड भी मैटर प्रेसिडेंट को बताए, कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट को। किसकी ड्यूटी है? प्राइम मिनिस्टर की। अगर प्रेसिडेंट कुछ कहता है कि भैया आप हमको ये इन्फॉर्मेशन दो जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन से रिलेटेड है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट, मान लो कि कोई मैटर है जिस पे किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने बात की है, ठीक है, और प्रेसिडेंट को लगता है कि भैया जितना इस पर विचार विमर्श होना चाहिए इस मैटर को लेके, जितना कंसीडर किया जाना चाहिए उतना कंसीडर नहीं हुआ ये मैटर, तो ये कह सकता है कि भैया इस मैटर को केवल इंडिविजुअल मिनिस्टर के द्वारा ही कंसीडर किया गया है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए आप इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू कंसीडर करो अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल 88 राइट ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द हाउस, ठीक। कुछ मिनिस्टर्स के राइट हैं किसके संबंध में? हाउस के रिस्पेक्ट में। किसी भी मिनिस्टर के पास ये राइट होगा कि वो स्पीक कर सकता है और पार्ट ले सकता है दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग में। मतलब जो मिनिस्टर है ना, दोनों हाउस की प्रोसीडिंग में जा सकता है, वहाँ पे हिस्सा ले सकता है, चेयर उसके लिए खाली है, ठीक है। वहाँ पे उसको बोलने का भी अधिकार है, या फिर कोई जॉइंट सिटिंग हो गई वहाँ पे भी वो जा सकता है, या किसी पार्लियामेंट की कमेटी में भी वो जा सकता है, वहाँ पे पार्ट ले सकता है और वहाँ पे स्पीक कर सकता है, जिसका वो मेंबर हो, जो पार्लियामेंट्री कमेटी हो उसका मेंबर होना चाहिए, तब वो जाएगा, ठीक। बट वोटिंग पावर इसके पास नहीं होगी। अब देखो, नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर, किस तरह की जो एडवाइस है वो मिनिस्टर्स देंगे प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है, उसी एडवाइस के हिसाब से प्रेसिडेंट फंक्शन करेगा। 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, ये जो एडवाइस थी ना उसको बाइंडिंग कर दिया ऑन द प्रेसिडेंट, कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कुछ प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है तो वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंदिरा जी ने प्रोविज़न लाया था, और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको वैलिड कर दिया गया था, ठीक है। बट इसमें एक और चेंजेस कर दिया गया था। देखो वो चेंजेस ये था कि रिटन में एडवाइस देना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि जो एडवाइस दी जाएगी वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी उस पर नहीं की जा सकती। इसके पीछे रीजन क्या है, ताकि जो इंटीमेट रिलेशन है ना, जो कॉन्फिडेंशियल रिलेशन है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, वो मेंटेन रहे। UN राव केस 1971 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनकी ऑफिस सीज नहीं होगी। आर्टिकल 74, अभी हमने ऊपर देखा था केयर टेकर गवर्नमेंट वाली बात, आर्टिकल 74 ये मैंडेटरी करता है कि जो प्रेसिडेंट होगा ना वो केवल अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज तभी करेगा जब उसे एड एंड एडवाइस मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अब बताओ कि अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, ठीक, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसी के साथ डिजॉल्व हो जाए, तो प्रेसिडेंट वर्क कैसे करेगा? प्रेसिडेंट तो तभी वर्क करेगा ना एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए लोकसभा डिजॉल्व होने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व नहीं हो जाती। एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर द एड एंड एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, बिना एड एंड एडवाइस के कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट का अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और वो आर्टिकल 74 को वायलेट करेगा। शमशेर सिंह केस 1974 में कोर्ट ने कहा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द सेटिस्फैक्शन इज नॉट पर्सनल सेटिस्फैक्शन। जहाँ कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट की इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शंस, इंडिविजुअल डिस्क्रिशनरी पावर हमने देख लिया है कुछ केसेस में, ठीक है, हैंग असेंबली वगैरह के केस में। यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जनरल मीनिंग है वो है सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो उन्हें एड एंड एडवाइस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू, जबकि दूसरे जो मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू एडवाइस होंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट जो है केवल उन्हीं लोगों को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो जिन्हें प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है। यूजुअली क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, वही मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। बट एक स्पेसिफिक केस में कि एक मेंबर है जो किसी भी हाउस का, एक आदमी है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो भी मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट उसे विद इन 6 मंथ जो है मेंबर बनना पड़ेगा आइदर हाउस का, मतलब किसी भी हाउस का, चाहे वो नॉमिनेशन के थ्रू क्यों ही ना बने। ए मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस। ठीक है, मान लो कोई मिनिस्टर है वो किसी लोकसभा का मेंबर है, तो उसके पास राज्यसभा में भी जाने का अधिकार है, वहाँ पे बैठने का, वहाँ अपनी बात को रखने का अधिकार है, बट वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वो केवल उसी हाउस में वोट कर सकता है जिसका मेंबर है। लोकसभा का अगर मिनिस्टर है तो लोकसभा में वोट करेगा, राज्यसभा में जाके बैठ सकता है, वहाँ पे जो कुछ भी अपना विचार रखना है उसको रख सकता है, बट वहाँ पे वोट नहीं कर सकता क्योंकि उस हाउस का वो मेंबर नहीं है। ओथ एंड सैलरी की बात करें मिनिस्टर की, ठीक है, मिनिस्टर अपने ऑफिस में जाने से पहले कुछ ओथ एंड अफर्मेशन लेता है, ठीक है, ऑफिस ऑफ सेक्रेसी का भी ओथ लेता है। इसमें इसने ये क्या ओथ लेता है कि ये ट्रू फेथ एंड एलिजेंस रखेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेगा, ठीक है, फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज करेगा अपने ड्यूटीज़ को, हर तरीके से लोगों की भलाई में काम करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिना किसी फेवर के, अफेक्शन के या इल विल के। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो ओथ है ना मिनिस्टर्स की, वो प्राइम मिनिस्टर से मैच करता है। प्राइम मिनिस्टर की कोई सेपरेट ओथ ही नहीं है, वो ओथ जो है मिनिस्टर की ही है। ठीक है, अब देखो ओथ और सिक्रेसी की बात करें तो ये स्वेयर करता है कि यह किसी भी तरीके से, ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, कोई भी मैसेज कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी पर्सन को, ठीक है, जो इसके कंसिडरेशन के अंदर लाया। मतलब कोई मैटर किसी मिनिस्टर के कंसिडरेशन में आया है, मान लो नितिन गडकरी जो हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, अब उनको इथेनॉल में ब्लेंडिंग करना है, ठीक है, ये डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिया गया, ठीक है, बैठ के लोगों ने लिया। अब अगर ये बता देंगे पहले से ही कि भैया जो इथेनॉल है ब्लेंडिंग प्रोग्राम होने वाला है, बढ़ रहा है इथेनॉल, तो आप इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दो, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा सकता है ना, मतलब कोई का कनेक्शन हो तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। तो ओथ ऑफ सेक्रेसी में यही है कि आप किसी मैटर को दूसरे पर्सन को रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता। आपकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए ये
जो मैटर है रिवील करना हुआ, ठीक है, तब तक आप नहीं कर सकते। 1990 में क्या हुआ, द ओथ बाय देवी लाल एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वॉज चैलेंज। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनके ओथ को लेके बात नहीं करता, इसीलिए जब इन्होंने ओथ लिया ना तो इसे चैलेंज कर दिया गया कि भाई जो ओथ का प्रोविजन है तो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स से ही रिलेटेड है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, इसने कहा मतलब वैलिड करार दिया कि हाँ ओथ जो है वो ठीक है, वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है ना डिस्क्रिप्टिव है केवल, ठीक है, और जो ये डिस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो इसे नहीं देता, ठीक। इसने ये भी रूल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिस्टर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर एनी अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर सच एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर ऑफ विच देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट visit the oath taken by him or her so long as the substantive part of the oath is correct, ठीक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि भले ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के या किसी ऐसे पोस्ट की, चाहे मिनिस्टर्स हों, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर्स हों एंड स्टेट मिनिस्टर्स हों, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हों, ठीक है, भले ही इनकी ओथ को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ना हो, लेकिन अगर इन्होंने ओथ ले ही लिया है तो ये कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते कि जो ओथ का जो मेन प्रोविजंस है ना वो सही होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप भारत को तोड़ने की ओथ ले रहे हो, ठीक है, तो ये बात है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर आर डिटरमाइन द पार्लियामेंट, जो सैलरी एंड अलाउंस है जैसे प्राइम मिनिस्टर के केस में था वैसे ही मिनिस्टर के केस में पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। वही सैलरी मिलेगी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलेगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी वही सैलरी मिलती थी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलेगी। इसके अलावा भी उसे कुछ सैंक्चुअरी अलाउंस भी मिलते हैं, फ्री एकोमोडेशन मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। 2001 में क्या हुआ, जो सैंक्चुअरी अलाउंस है ना मिनिस्टर की 1500 से बढ़ा के 3000 कर दी गई थी, ये प्राइम मिनिस्टर का भी केस हमने देखा था। कैबिनेट मिनिस्टर का 1000 से बढ़ाकर 2000 पर मंथ कर दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का 500 से बढ़ाकर 1000 पर मंथ कर दी गई थी। डिप्टी मिनिस्टर्स का 300 से बढ़ाकर 600 पर मंथ कर दी गई थी। बहुत ज़्यादा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने की इस पर जरूरत नहीं है, आप इतने फिगर नहीं याद कर सकते, ठीक। इतने सारे फैक्ट के साथ खेलना है तो इतना प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर पहले बात करें, आर्टिकल 75 हमने देखा था, द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है बिहाइंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 75 क्लियरली ये मेंशन करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को। इसका मतलब ये हुआ, ठीक, कि जितने भी मिनिस्टर हैं वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को, जो कोई भी वो काम करते हैं, ठीक, वो कहीं ना कहीं एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ में ही स्विम करेंगे, साथ में सिंक करेंगे, साथ में तैरेंगे, साथ में डूबेंगे, ठीक है, ऐसा। व्हेन द लोकसभा पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया, ठीक है, तो सारे जो मिनिस्टर हैं ना उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, भले वो राज्यसभा के मिनिस्टर, राज्यसभा से मिनिस्टर क्यों ना बने। Alternatively, the Council of Ministers can advise the President to dissolve the Lok Sabha on the ground that the House does not represent the view of the और ये जो Council of Ministers है वो एडवाइस भी करेंगे साथ ही साथ प्रेसिडेंट को कि अब जो ये रहा ना लोकसभा को डिसॉल्व करने की एडवाइस देंगे इस ग्राउंड पे कि भैया जो लोकसभा रहा ना वो जो हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द इलेक्टोरेट, जो लोग थे ना उनके व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए लोकसभा को डिसॉल्व करो, ठीक है। द प्रेसिडेंट मे नॉट ऑब्लिट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। अब देखो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, उसने लोकसभा का कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। क्यों? क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं लोगों की जो विल है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। अब प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बात माने ही माने, भाई जो लोकसभा में कॉन्फिडेंस लॉस कर चुका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी बात क्यों मानेगा, ठीक है।
तो ये कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट बात माने, जो लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो मीन्स दैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर। देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये भी मतलब है कि जो कैबिनेट का डिसीजन होगा वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर पर बाइंड होगा और जो दूसरे मिनिस्टर होंगे। ठीक है, भले उनकी जो मीटिंग है, भले उनका जो ओपिनियन है वो डिफर करता हो कैबिनेट, जैसे कैबिनेट की मीटिंग हुई, ठीक है, अब कोई डिसीजन लिया गया कैबिनेट में तो वो सभी मिनिस्टर उसको मानेंगे। ठीक है, भले ही उनका ओपिनियन जो हो वो मीटिंग में डिफर क्यों नहीं कर रहा हो। जैसे भाई, अगर हमारे फैमिली में कुछ है, हमने कुछ कहा, लेकिन जो पूरी फैमिली ने एक व्यू लिया जो कहीं ना कहीं हमारे व्यू से डिफर करता था, बट जब हम ये किसी तीसरे के सामने ये व्यू रखेंगे तो साथ में कहेंगे कि हाँ, हम सब साथ हैं। ठीक है, ये बात है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजन एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। ये ड्यूटी बनती है हर एक मिनिस्टर की कि जो कुछ भी डिसीजन लिया गया है कैबिनेट के द्वारा उसको सपोर्ट करे, चाहे वो हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर हो। इफ़ एनी पार्लियामेंट डिसएग्री with the cabinet decision and is not prepared to defend it, he must resign। अगर मान लो कोई मिनिस्टर है जो कैबिनेट के डिसीजन से खुश नहीं होता, मतलब उसे नहीं ठीक लगता, ठीक, तो उसे रिजाइन कर देना चाहिए। सेवरल मिनिस्टर हैव रिजाइन इन द पास्ट। बहुत सारे मिनिस्टर पास्ट में रिजाइन कर चुके हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को देख लीजिए, उन्होंने हिंदू कोड बिल पे उनका डिफरेंसेस था जो उनके कॉलीग थे जो और मिनिस्टर से उनके साथ, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। सी.डी. देशमुख ने भी रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि इनका भी ओपिनियन जो था डिफर कर रहा था किस चीज़ पे, पॉलिसी ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखो, जो स्टार्टिंग के हमारे लीडर थे ना, उनको पढ़ के कितना खुशी मिलती है। ठीक है, कितने मतलब फेथफुल, कितने ईमानदार लोग थे। ठीक, कि नहीं, अगर मेरा ओपिनियन नहीं मैच कर रहा है, मतलब अगर मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या कैबिनेट के डिसीजन से हमारा ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, तो भैया जब मैच ही ओपिनियन नहीं कर रहा है तो ये हमारे इथिक्स के खिलाफ है, हम रिज़ाइन करते हैं। ये बात होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, ये होते थे पार्लियामेंट्री लोग। ठीक है, आजकल देखो 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेकिन जो मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करना चाहता है, ये होता है इथिक्स एंड मॉरलिटी। गुंडे अगर कैबिनेट में जाएंगे तो क्या ही करेंगे, आप खुद बताइए। ठीक, तो ये इथिकल पर्सन्स और पढ़े लिखे लोगों का पार्लियामेंट में होना कितना ज़रूरी है वो इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, बिना कुछ बोले अपने विचार को जाहिर कर देते थे। आरिफ मोहम्मद रिजाइन ड्यू टू हिज अपोजिशंस टू द मुस्लिम वुमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट। ठीक है, जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड डाइवोर्स एक्ट है उसका अपोजिशन किया था आरिफ मोहम्मद ने। ठीक है, लेकिन कैबिनेट का डिसीजन इनसे अलग रहा तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब ये तो हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मिनिस्टर्स की। देखो, आर्टिकल 75 आल्सो कंटेन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 75 ओनली। आप इसको ध्यान रखेंगे। इट स्टेट दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कहता है कि कोई भी मिनिस्टर ऑफिस को कब तक होल्ड रखेगा, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट चाहे तो मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है किसी भी समय। ठीक है, भले ही वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं इंजॉय कर रहे हों। ठीक, हाउएवर द प्रेसिडेंट रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमने पहले बात कर लिया है कि भले ही प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये मिनिस्टर होंगे, ऑफिस में होंगे, लेकिन मिनिस्टर इनको जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मनमर्जी से इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा। अगर मान लो ओपिनियन डिफर करता है, किसका, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और dissatisfaction with the performance of the minister, prime minister can ask him to resign or ठीक, or advise president to dismiss। मान लो कि अब देखो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, पेपर नहीं समझ रहा है, ठीक है, आज तो मैंने देखा भाई राजस्थान का ही पेपर 5 लाख स्टूडेंट फिर अफेक्टेड हुए। ठीक है, वहाँ पे पेपर लीक हो गया, मतलब धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ यार, मुझे समझ नहीं आता ना कि कांग्रेस जनता पार्टी को लोग, मतलब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, you are taking the money from the pocket of general public, but still you are not representing the opinion of the general public. How you can call himself that you are celebrity? You are celebrity because Indians want it. You cannot say, because you are not protecting the interest of these Indians. This is the point which should you have need to remember. Okay, if you going to become a
celebrity, then at least take care of the will of the peoples who makes you celebrity. Okay, तो डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, डिससेटिस्फैक्शन विद द परफॉर्मेंस. देखो अगर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि कोई जो मिनिस्टर है वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता, तो वो बोल सकते हैं भैया आप रिजाइन कर दो, आपका काम मुझे नहीं पसंद आ रहा है. जो मोदी जी को बोलना चाहिए था, किसको, प्रधान जी को, बट नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, या फिर एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि आप इस मिनिस्टर को निकाल दो. बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर द प्राइम मिनिस्टर कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अब देखो इस पावर का एक्सरसाइज करके कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो रियलाइजेशन है विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको मेंटेन रखता है. इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो केवल प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है. कि क्या प्राइम मिनिस्टर क्या रोल प्ले करता है इस मैटर को लेके, इसी के थ्रू जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सकता है. Therefore, unless and until we create that office and endow that office with the statutory authority to nominate and dismiss minister, there can be no collective responsibility. इसीलिए बिना प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को क्रिएट किए और बिना उसको ये पावर दिए हुए स्टैट्यूटरी पावर कि वो नॉमिनेट या डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर नहीं की जा सकती. दैट वाज सेड बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट फिगर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी. ओके, अब देखो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ब्रिटेन की बात करें तो हमारे यहाँ देखो नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन का जो किंग है ना वो किसी भी बिल पे अगर साइन करता है, ठीक है, तो जो मिनिस्टर होते हैं काउंटर साइन करते हैं, मतलब उनके बगल में मिनिस्टर्स की भी साइन होती है. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ साइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, मिनिस्टर साइन नहीं करेंगे. ठीक है, अगर मिनिस्टर साइन करेंगे तो उनके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. हमारे यहाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल प्रेसिडेंट की है, मिनिस्टर्स की नहीं है. दैट्स व्हाट वी कॉल नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स. ओके, अब वहाँ जो लीगली मतलब अगर जो किंग है उसने अगर साइन कर दिया ब्रिटेन में तो ऐसा माना जाता है कि किंग कभी गलती नहीं करता, तो इसी बेसिस पे मिनिस्टर भी उनके बगल में साइन कर देते हैं. ठीक है, उनके यहाँ जो किंग है वो किसी भी कोर्ट में सू नहीं किया जा सकता. इन इंडिया ऑन द अदर हैंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है मिनिस्टर को लेके. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटर साइन बाय द मिनिस्टर्स. जो पब्लिक एक्ट में कोई ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, उसके बगल में, प्रेसिडेंट के बगल में मिनिस्टर्स का साइन हो, ऐसा नहीं जरूरी है. मोर ओवर द कोर्ट्स आर बेड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट्स. ठीक है, जो मिनिस्टर्स ने जो प्रेसिडेंट को एडवाइस किया है ना वो किसी भी कोर्ट के द्वारा इंक्वायर नहीं किया जा सकता है. ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होगा, तो पहली बात 3 टाइप के मिनिस्टर होंगे. कौन कौन, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स. ठीक है, इनके बीच में अंतर क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर के बीच में इनकी रैंक अलग अलग होती है, इनके एमोलमेंट्स अलग होते हैं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है. जैसे वो अकबर के टाइम में था ना, जागीरदार अलग अलग मतलब उनको रैंक में डिवाइड किया जाता था. ठीक है, किसी को 15,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000. वैसे यहाँ पे सीन है कि सबकी रैंक अलग होती है, एमोलमेंट, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सबका अलग अलग होता है. ठीक है, एट अ टाइम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आल्सो इंक्लूड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. देखो एक समय ऐसा था जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उस होते थे, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होता था. जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेसिकली अपॉइंट होते हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपॉइंट होते हैं. द कैबिनेट मिनिस्टर हैड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर 3 टाइप के मिनिस्टर हो गए. जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही हेड करते हैं. जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसे कौन हेड करेगा, तो होम मिनिस्टर हेड करेगा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का होगा. डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, तो ये सबके हेड कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं. ठीक है, ये जो बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं इसकी मीटिंग अटेंड करते हैं और इसकी पॉलिसी को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, अब देखो द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कैन आइदर बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और कैन बी अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर. जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है वो उनका क्या है, उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल सकता है किसी मिनिस्ट्री का,
या किसी डिपार्टमेंट का। देखो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, सबसे बड़ा मिनिस्ट्रीज़ होता है, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं ना, इनको ये मिनिस्ट्री का भी चार्ज मिल सकता है इंडिपेंडेंटली, या फिर जो उसके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं उनका भी चार्ज मिल सकता है, ठीक है। या फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनसे अटैच हो सकते हैं, ठीक। इन केस ऑफ अटैचमेंट दे मे आइदर बी गिवन अ चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर आर अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम ऑफ वर्क रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्ट्री। अगर देखो जब वो अटैच होंगे किसी मिनिस्ट्री से तो उनके पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन्हें चार्ज दिया जा सकता है किसी डिपार्टमेंट का किसी मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जा रहा हो वो मिनिस्ट्री, या फिर कुछ स्पेसिफिक आइटम उन्हें अलॉट किए जा सकते हैं किसी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू हेड किया जा रहा हो। दोनों केसेस में ये सुपरविज़न में वर्क करेंगे, गाइडेंस में वर्क करेंगे, किसके अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर, जो उस मिनिस्ट्री का हेड होगा कैबिनेट मिनिस्टर। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, अगर उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है तो इंडिपेंडेंट चार्ज अगर मिलेगा, मतलब कोई डिपार्टमेंट है उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा उसका, तो वो उस मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही पावर एंड फंक्शन एंजॉय करेंगे उस डिपार्टमेंट में या उस मिनिस्ट्रीज़ में, ठीक। हाउएवर दे आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। हालांकि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होंगे ना, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, कैबिनेट के मेंबर से केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके अंदर ये कैबिनेट, ये जो इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट मीटिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट नहीं अटेंड कर सकते जब तक कि उन्हें स्पेसिफिकली इनवाइट ना किया गया हो उनके डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से रिलेटेड मैटर को लेकर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट के बीच में अब डिफरेंस हम देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी है, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। कैबिनेट स्मॉलर बॉडी, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास बहुत पावर होता है। जैसे मोदी जी की अगर कैबिनेट बॉडी को देखें, कौन है, अमित शाह जी हैं, ठीक है, जयशंकर जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। तो ये तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, लेकिन अगर पूरी बॉडी की बात करें तो उसमें बहुत से सारी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गई, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइडर बॉडी होगी, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। कैबिनेट मिनिस्टर बेसिकली छठे लोग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीनों टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक। जबकि कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, डिप्टी मिनिस्टर हो गए, वो नहीं होते, ठीक। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट प्लस डिप्टी मिनिस्टर्स, वाइल कैबिनेट की बात करें तो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है बहुत फ्रिक्वेंटली मीट नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये कलेक्टिव फंक्शन नहीं कर पाती है, ओकेजनली ये मिलती है, ठीक है। जबकि कैबिनेट छोटी सी बॉडी होती है, किसी भी मैटर पे तुरंत मिल सकती है, उस पर डिस्कशन कर सकती है उसके डिसीजन को लेके, ठीक है। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा जो मेन डिसीजन लिए जाते हैं कैबिनेट के थ्रू लिए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक बड़ी बॉडी है, 15% है, ठीक है। तो इतने लोगों का साथ में मिलना, बताओ 70 मेंबर्स कहाँ एक साथ तुरंत मिल जाएंगे, कोई तो फॉरेन टूर पे रहता है, कोई इधर रहता है उधर रहता है, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंटली मीट करता है वो कैबिनेट मीट करता है। थ्योरी में सारी पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है, बट प्रैक्टिकल में सारी पावर कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती है, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फंक्शन क्या होगा, कैबिनेट डिसाइड करता है, ठीक है। कैबिनेट डायरेक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि इस पॉलिसी डिसीजन कि ये पॉलिसी पे डिसीजन लेना है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सारे मिनिस्टर पे बाइंडिंग होता है। कैबिनेट जो डिसीजन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट करता है, जबकि जो डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ है उसको सुपरवाइज कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है स्पेसिफिकली, आर्टिकल 74-75 कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है। इसकी साइज क्या होगी, क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है।
इसकी जो साइज होगी डिटरमाइन किसके द्वारा की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाएगी, जैसी डिमांड होगी वर्क की, ठीक। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा 15% लिमिट लगा देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ का, ठीक है। 3 टायर बॉडी होती है, जो 3 टायर बॉडी होगी ना, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे, वो कहाँ पे मेंशन है, तो कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट में मेंशन है, जो कि ब्रिटेन में डेवलप हुआ था। इट हैज़ हाउएवर गॉट अ लेजिस्लेटिव सैंक्शन, हालांकि इसके पास लेजिस्लेटिव सैंक्शन है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 डिफाइंस द मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सैलरी अलाउंस ऑफ मिनिस्टर एक्ट 1952 का है, वो डिफाइन करता है कि जो मिनिस्टर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर होंगे, ठीक है। और ये जो मिनिस्टर्स डिप्टी मिनिस्टर भी इसमें होंगे, ठीक। वहीं अगर कैबिनेट की बात करें, आर्टिकल 352 इसको मेंशन करता है। 1978 के 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस कैबिनेट वर्ड को इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 352 में, ठीक। तो जो कैबिनेट वर्ड है उसे आर्टिकल 352 में इंसर्ट किया गया है, किसके थ्रू, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट का कोई जिक्र नहीं था, हालांकि अब जो है आर्टिकल 352 केवल कैबिनेट को डिफाइन करता है, कैसे कि द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर्स इसमें होंगे बोलता है, और वो सारे मिनिस्टर होंगे जो कैबिनेट रैंक के होंगे अंडर आर्टिकल 75। इसके अलावा ये पावर एंड फंक्शन को नहीं डिस्क्राइब करता आर्टिकल 352 में, ये ध्यान रखना है। इन अदर वर्ड्स, द रूल इन आवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन ब्रिटेन, ठीक है। अब देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोअर हाउस को, लोकसभा को, जबकि कैबिनेट का क्या काम है कि ये इन्फोर्स कराएगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टू द लोअर हाउस की, भैया आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ये कैबिनेट ही मेन जो भूमिका अदा करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, ठीक। अब देखो, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, हम बात कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को लेके, ठीक। तो हमने देख लिया। अब इसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, देखो हमने कैबिनेट के बारे में बात किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात किया, इसी रैंक में जो सबसे नीचे होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे, ठीक। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर। इनको कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाएगा, नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, ठीक है। ये केवल अटैच रह के काम करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर। अगर देखो कोई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया किसी मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट का, तो उसके नीचे कौन अटैच होगा, कैबिनेट मिनिस्टर, ये जो डिप्टी मिनिस्टर है वो अटैच होंगे, या तो ये डिप्टी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर से भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। इनको हालांकि कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे उनको उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को लेके। ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं और कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है वो कर सकते थे अगर उन्हें इनवाइट किया जाता है कोई मैटर पे जो उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इट मस्ट आल्सो बी मेंशन्ड हियर दैट देयर इज़ नो मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। देखो इसके अलावा एक और कैटेगरी के मिनिस्टर्स भी होते हैं, वन मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। हालांकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर नहीं होते पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अपॉइंट होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, और ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट नहीं होते। दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल, इनके अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। ये बेसिकली अटैच होते हैं सीनियर मिनिस्टर से और असिस्ट करते हैं उनको उनकी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में। अब देखो सेक्रेटरीज, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज पढ़े लिखे लोग होते हैं, IAS YS होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट करता है। अब आप समझ सकते हो कि जो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, जो मेहनत वाले काम ऑफिस में बैठे रहते हैं 24 घंटे ना, पन्ने पलटते रहते हैं, वो ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ही हैं। मिनिस्टर्स वगैरह, कैबिनेट काउंसिल, ये सब तो एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। जो मेन मेहनत करनी पड़ती है ना, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को करनी पड़ती है, ठीक।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, मतलब जनरली लोग कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऐसे हवा हवा में दोनों को मिला मिला के यूज़ कर लेते हैं। हालांकि इनके बीच में एक डेफिनेट डिस्टिंक्शन है, दोनों बहुत अलग हैं, जो कि अभी हमने ऊपर देख लिया है टेबल में, ठीक है, अच्छे से डिफरेंस को स्टडी करके। कैबिनेट का रोल क्या होगा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इंडियन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन? कैबिनेट। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसी के पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसके पास? कैबिनेट। चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, कौन? कैबिनेट। एडवाइजरी बॉडी है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, ठीक है, और इसकी एडवाइस बाइंडिंग होती है, किसकी? कैबिनेट की। चीफ क्राइसिस मैनेजर है, ठीक है, सारे इमरजेंसी सिचुएशन में यही डील करता है, कौन? कैबिनेट, ठीक। जितने भी मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर है उससे डील करता है कैबिनेट। एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड सीनियर सेक्रेटरीज एंड जो हायर अपॉइंटमेंट होते हैं ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हो गई, उसका उनका अपॉइंटमेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट का अपॉइंटमेंट, वो सब कौन करता है? कैबिनेट ही करता है। फॉरेन पॉलिसी से भी यही डील करता है, फॉरेन अफेयर से भी यही डील करता है। रूल डिस्क्रिप्शन की बात करें, देखो अब जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसके रोल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। रामसिंह म्योर क्या बोलते हैं कि जो स्टेट है उसकी जो स्टीयरिंग व्हील है, जो अगर स्टेट को अगर हम सिप मान लेना तो जो उसकी स्टीयरिंग व्हील है, मतलब जिससे उसको चलाया जाता है, वो कौन है? कैबिनेट है। पोवेल क्या बोलते हैं कि जो कैबिनेट है वो की स्टोन है पॉलिटिकल आर्च का। सर जॉन मैरियट बोलते हैं कि जो कैबिनेट है वो पाइवोट है, जिसके अराउंड में पूरा पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व करता है, ठीक। वो धुरी है जिसके चारों तरफ पॉलिटिकल मशीनरी जो है वो घूर्णन करती है, उसके तरफ घूमती है, उसके अगल बगल। ग्लेड स्टोन की बात करें तो ये बोलते हैं कि कैबिनेट जो है सोलर ऑर्ब है, जिसके अराउंड में अदर बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं। मेन बॉडीज़ कैबिनेट है, उसके अराउंड में सारी बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं। बार्कर बोलते हैं कि कैबिनेट जो है मैग्नेट ऑफ द पॉलिसी है। बघेउट बोलते हैं वो जो कैबिनेट है वो हाइफन है, दैट जॉइंस बकल्स दैट बाइंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट टुगेदर। जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है ना, उसको कहीं ना कहीं कैबिनेट ही ज्वाइंट करती है, किसके थ्रू? हाइफन, मतलब कैबिनेट को ही हाइफन बोला गया है, ठीक। सर आइबरजेनी क्या बोलते हैं कि जो कैबिनेट है ना वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के कोर में है एकदम, ठीक है। ये ही कहीं ना कहीं यूनिटी प्रोवाइड करती है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। एल एस आमरे क्या बोलते हैं? जो कैबिनेट है वो सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट की, ठीक है। अब देखिए, द पोजीशन ऑफ कैबिनेट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ बिकम सो स्ट्रांग दैट, देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे कैबिनेट की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। रामसिंह म्योर इसी वजह से बोलते हैं यहाँ पे कि जो ब्रिटेन में जो कैबिनेट है ना उसको डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं इतना इसका पोजीशन मजबूत है कि डिक्टेटरशिप की तरह काम करता है। इनकी एक बुक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न। ही राइट्स, ये लिखते हैं, एक अ बॉडी which wields such power as these may fairly be described as omnipotent in theory, however incapable it may be of using its omnipotency. Its position whenever it commands a majority is dictatorship. बोलते हैं कि अगर कैबिनेट है ना, अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई पार्टी है, अगर वो मेजोरिटी कमांड करती है ना, तो कैबिनेट के पास इतनी पावर हो जाती है कि वो चाहे तो एक डिक्टेटर्स की तरह काम कर सकता है। ये ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दिस डिक्टेटरशिप इज़ फार मोर एब्सोल्यूट दैट इट वाज 2 जनरेशन एगो, ठीक है। द सेम डिस्क्रिप्शन हो, देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यही है। मान लो कि कोई पार्टी है जो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ लोकसभा में आती है, 400 पार, अब की बार 400 पार कर ले जाती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि एक डिक्टोरियल टेंडेंसीज उसमें डेवलप हो जाएगी कि अरे हम ही तो हैं जो लोगों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, और तो सब ये लोग मक्खी मच्छर हैं, ठीक है। अब तो हम सर्वे सर्वा हैं, हम ही तो राजा हैं, हम तो राजा हो गए। वो पीपल लोगों को फिर राजा समझना बंद कर देते हैं, ठीक है। सबसे बेहतरीन तरीका है देश को अच्छे से चलाने का कि जो मेजोरिटी हो ना वो बहुत थिन होनी चाहिए। गवर्नमेंट डर के काम करेगी, कोई ऐसा डिसीजन ना ले जो
एकदम डिक्टेटर टाइप की हो, ठीक, तो वो बात होती है। इसी वजह से हमेशा जो पावर बैलेंस है ना उसे मेंटेन रखना चाहिए, ठीक। अदरवाइज द गवर्नमेंट विल हैव डेवलप डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज विच माइट बी हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। दे आर नॉट गोइंग टू हियर एनी वन ऑफ अस, ओके, दिस इज द रीज़न। अब बात करते हैं किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, यूएस में है, ठीक है। द कैबिनेट ए स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज इट सेट्स एंड द कैबिनेट मिनिस्टर। देखो कैबिनेट की बात करें तो एक छोटी सी बॉडी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी यही होती है फॉर्मल सेंस में, ठीक है। हाउएवर इसके अंदर भी एक स्मॉलर बॉडी होती है, जैसे मान लो कि जो हमारा कैबिनेट है ना उसके अंदर राजनाथ सिंह, मोदी जी, अमित शाह जी, ठीक है, और वो जयशंकर जी हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो डिसीजन ले वो अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही लें, तो फिर ये एक किचन कैबिनेट हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर स्टिल स्मॉलर बॉडी कॉल्ड इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट बोलते हैं। रियल सेंट्रल पावर इसी के पास होती है। दिस इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड फ्यू इन्फ्लुएंशियल कोलीग। इसमें जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कुछ इन्फ्लुएंशियल कोलीग होते हैं, ठीक है, जिसमें जो ये प्राइम मिनिस्टर है उनकी फेथ होती है, ठीक, कि भैया हम इनके साथ हर एक चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल हैं हमारे काम को करवाने में। इट एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है और ये असिस्ट करती है किसी क्रूशियल डिसीजन को लेने में। इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते, बट कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा कुछ आउटसाइडर भी हो सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, ठीक। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फिट बैठता है। एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज़ हिज हर इनर कैबिनेट। हर एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जो भी रहे उनकी एक इनर कैबिनेट रही है। सर्किल विद इन सर्किल, मतलब एक सर्किल है, देखो सबसे बड़ी सर्किल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अंदर एक छोटी सर्किल कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अंदर इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट। ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी जी की बात करें, इनर कैबिनेट ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी द इनर कैबिनेट विच केम टू बी कॉल्ड किचन कैबिनेट वाज पर्टिकुलरली पावरफुल। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ना जो किचन कैबिनेट, जो उनकी इनर कैबिनेट थी ना, वो बहुत पावरफुल थी, ठीक। कुछ ही लोग थे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर्स हैव रिजॉर्टेड टू द डिवाइस ऑफ इनर कैबिनेट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ड्यू टू इट्स मेरिट, नेमली प्राइम मिनिस्टर हैव रिजॉर्टेड टू द डिवाइस ऑफ इनर कैबिनेट ड्यू टू इट्स मेरिट, नेमली। ये बेसिकली छोटी यूनिट होती है जो कि बहुत जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है कंपेयर टू लार्ज कैबिनेट थ्रू दिस स्मॉल कैबिनेट, मतलब इनर कैबिनेट। ये बहुत जल्दी मिल सकती है, ज़्यादा मेंबर होते नहीं हैं, ठीक है। और जो बिजनेस है ना उसको कहीं ना कहीं तेज़ गति से आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर को हेल्प कर सकती है कि भैया जो सेक्रेसी रहे ना वो मेंटेन रहे, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कुछ ही लोगों के बीच में रहें। जितना कम लोगों के बीच में रहेंगे उतना ही सेक्रेसी होगी, ठीक है। ये तो हर किसी को जानता है, पता है, ठीक है। इसके कुछ डिमेरिट भी हैं, जैसे कि ये कहीं ना कहीं जो कैबिनेट है उसकी स्टेटस और अथॉरिटी को रिड्यूस करती है डिसीजन मेकिंग बॉडी में, ठीक है, एज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। अब देखो सरकमवेंट द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइडर। देखो इसमें कहीं ना कहीं आउटसाइडर पर्सन भी हो सकते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बताओ जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं उनकी भूमिका कम हो डिसीजन मेकिंग में और कुछ आउटसाइडर हो उनकी भूमिका ज़्यादा हो, तो ये तो कहीं ना कहीं ठीक अच्छी बात नहीं है ना। तो वही ये बात है। द फेनोमेना ऑफ किचन कैबिनेट वेयर डिसीजन आर कुक्ड एंड प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट फॉर फॉर्मल। देखो किचन कैबिनेट क्यों बोलते हैं किचन कैबिनेट के भैया, पहले सारे डिसीजन जो है यहीं बना ले जाते हैं। जैसे पहले खाने बना लो, उसके बाद लोगों में बांट दो, वैसे ही पहले यहीं पे सारी पॉलिसी बना लो, उसके बाद जो और मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर उनके बीच में इसको रखो, फिर वो थोड़ा बहुत कुछ जो करना हो उसमें उसके बाद करके वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रखें, ठीक है। हालांकि ये यूनिक नहीं है इंडिया में किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट, यूएसए एंड ब्रिटेन में भी एग्जिस्ट करता है और बहुत पावरफुल है, जो कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं याद रखने हैं। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, हम देख चुके हैं इसे। 75 अदर्स प्रोविजन एज मिनिस्टर, इसी में जो मेन कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इसी में इमर्ज होता है। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर याद रखने हैं, ठीक।
ठीक है, हमने 3-4 ड्यूटी पढ़ी है इसमें, बेसिकली 3 ड्यूटीज़, ठीक है। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्ट्री इन रिस्पेक्ट टू द हाउस, ओके। सो इसके साथ हमारा ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला टॉपिक है वो भी खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में कैबिनेट कमेटी हम देखेंगे, ओके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी हमारा जो वीडियो है वो लगभग 2 घंटे का हो चुका है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद चैप्टर नंबर 22, दैट इज कैबिनेट कमेटी। सो थैंक यू, ओके, टेक केयर।